हेलो बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो। पिछली क्लास में हमने कैपिटल आर व स्मॉल एफ के मध्य संबंध निकाला था गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में। वो जो संबंध है वो एनडीए में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, और अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो 2 टाइम्स वो क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर का। न्यूमेरिकल भी आते हैं उस क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल जब पूछे जाएंगे तो आपको साइन कन्वेंशन यूज़ में लेना है। कॉनकेव मिरर है तो उसके लिए फोकस जो दूरी है या फोकल लेंथ है उसको नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, मिरर फॉर्मूला। ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 टाइम्स 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, इसका डेरिवेशन। और एक बार केवल फॉर्मूला पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, राइट द मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र लिखिए। तो ये आपने 10th स्टैंडर्ड में इसका डेरिवेशन आपने किया होगा, तो हम दोबारा देख लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला बोले तो बच्चों 1/f = 1/v + 1/u। इसको हम बच्चों मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दर्पण सूत्र बोलते हैं। अगर आपको दर्पण सूत्र लिखना आए, मिरर फॉर्मूला अगर लिखना आए तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। और जब भी आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको उस फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटी गिवन है उनको आपको लेबल करना पड़ता है, ठीक है, दर्शाना पड़ता है कि वो कौन सी क्वांटिटी किसको व्यक्त करती है। तो वेयर, यहाँ पर हमारे पास 3 क्वांटिटी है। वेयर एफ क्या है बच्चों? फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। वी क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब दूरी। यू क्या है? यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बिंब दूरी या वस्तु की दर्पण से दूरी, ठीक है। तो जब भी आपको फॉर्मूला लिखना आए तो आपको ये जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी राशियाँ इसके अंदर दी गई है उन सबको आपको नामांकित करना पड़ेगा कि कौन सी भौतिक राशि क्या है, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये तो हो गया मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र देखें तो 3 राशियों में संबंध दर्शाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के मध्य जो संबंध दर्शाने वाला जो सूत्र है उसी को हम दर्पण सूत्र बोलेंगे। कहने का मतलब हमें दर्पण सूत्र प्राप्त करना है तो हमें बिंब दूरी चाहिए, प्रतिबिंब दूरी चाहिए और फोकस दूरी चाहिए। बिंब दूरी का मतलब ये है कि हमारे पास एक वस्तु हम लेंगे और उसका हम प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। तो इसका हमें डेरिवेशन देख लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला प्राप्त होता है बच्चों। तो साथ साथ में नोट करते जाएंगे सभी बच्चे। इसका हम डेरिवेशन देखते हैं बच्चों। डेरिवेशन क्या होगा? डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति। दर्पण सूत्र की हम व्युत्पत्ति करेंगे बच्चों। तो आपको दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति करने के लिए इस चैप्टर में जितने भी हमारे पास डेरिवेशन होंगे, सब डेरिवेशन के लिए हमें रे डायग्राम चाहिए। रे डायग्राम से ही हमें डेरिवेशन सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। और रे डायग्राम के अंदर हम सिंपल ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं।
और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसका पहले हम रे डायग्राम देखते हैं। एक वस्तु लेते हैं और उसका हम प्रतिबिंब में प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो कोई सा भी आप दर्पण लेकर प्रतिबिंब बना सकते हो। तो हम यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी कर सकते हो फॉर कॉनकेव मिरर। ओके, इसके लिए हम रे डायग्राम बनाते हैं बच्चों। देखिए, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है। ओके, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और ये एकदम मिड में इसका फोकस पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। अवतल दर्पण हमने काम में लिया है। एक वस्तु लेनी है, उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना है। हमने एक वस्तु ले ली बच्चों, और वस्तु को हमने सी से परे रख दिया है। ये हमने कंडीशन देखी थी, हमने अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ देखी थी, और एक स्थिति ये भी थी कि जब वस्तु सी से परे रखी हो। ओके, एक वस्तु सी से परे स्थित है, बियॉन्ड द सी प्लेस्ड है। अब इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया था कम से कम हमें 2 प्रकाश किरणें चाहिए। 2 लाइट रे है इस मिरर पर इंसिडेंट करनी है। एक तो हमने ऐसे पैरेलल भेज दी। ओके बच्चों, जो पैरेलल जाएगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन किससे पास हो जाएगी बच्चों? फोकस से पास हो जाएगी। पैरेलल जाती है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। तो एक तो रिफ्लेक्टेड रे आ गई, और दूसरी को हमने सी से पास कर दिया बच्चों। किससे पास कर दिया? सी से। सी से जो पास होती है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर आ जाती है। तो एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई, एक ये रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मीट हो रही है। इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट की इमेज ए डेस बी डेस यहाँ पर ऑब्टेन हो गई। ठीक है बच्चों, डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम हम पहले ही बना चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डेरिवेशन को सिंपल बनाने के लिए हमने इसको सी से परे रखा है। ठीक है, ओके। वस्तु का प्रतिबिंब ए डेस बी डेस से हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, इस इंसिडेंट पॉइंट को मैं एम पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, और इस एम से इस प्रिंसिपल एक्सेस पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट को मैंने एंड पॉइंट कंसीडर कर लिया है। अब साइन कन्वेंशन देखें तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप देखो कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे। ये आपका ए बी क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट है वो मिरर से लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो क्या होती है बच्चों? नेगेटिव ली जाती है। तो नेगेटिव यू आ गया। सी है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी की जो पी से डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर होती है, वक्रता त्रिज्या। ये भी लेफ्ट साइड में है, माइनस आर आ गया। सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में है, इसलिए नेगेटिव में ही आएंगी सारी डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों? इमेज आ गई। ये हमारे पास ए डेस बी डेस हमारे पास इमेज है, और इस इमेज की अगर डिस्टेंस देखें तो ये माइनस वी आ गई इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस वी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में माइनस वी आ गई। फोकस पॉइंट जो है इसकी डिस्टेंस देखें तो फोकल लेंथ के इक्वल आ जाएगी माइनस एफ।
तो ऑल द डिस्टेंस आर क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, सारी डिस्टेंस से इस दर्पण के बाईं ओर है, तो सभी जो दूरियां है वो ऋणात्मक ही होगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब इस डायग्राम से देखिए बच्चों, इस डायग्राम से हमारे पास यहाँ पर 4 राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, 1 2 3 4 राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ये रहा, एक ये रहा, ये भी देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ राइट एंगल, यहाँ राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें दो ट्रायंगल की बात करें बच्चों, पहले हम इन 2 ट्रायंगल की बात करेंगे, ये 2 ट्रायंगल है इनकी, फिर हम इन 2 ट्रायंगल की बात करेंगे, ये 2 ट्रायंगल जो है इनकी। ओके, तो देखिए बच्चों, यहां नोट कर रहा हूं मैं, फ्रॉम द फिगर से आप देखिए, चित्र से ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल A dash B dash C are similar। दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप है। समरूप त्रिभुज आपको पता होगा क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं, एक तो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और एक होते हैं सिमिलर ट्रायंगल, एक तो होते हैं सर्वांगसम और एक होते हैं समरूप। समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो। अगर हमारे पास 2 त्रिभुज दे रखे हैं और उनके संगत कोण अगर बराबर हैं, जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ओके, ये ट्रायंगल है और इसके अंदर ये एक ट्रायंगल ये बना दिया, मैंने इसको बोल दिया ए बी सी और इसको ए डैश बी डैश बोल दिया, तो इसके अंदर 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। ओके, एक हमारे पास एंगल है, एक हमारे पास जो ट्रायंगल है, चलो इसको मैं बी डैश मान लेता हूँ और इसको सी डैश ले लिया। एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और एक हमारे पास है ए बी डैश सी डैश, 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटा एक बड़ा है। ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है या समरूप है, सिमिलर है, वो हमें चेक करना है। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो ये एंगल क्या है, सेम है दोनों ट्रायंगल में। क्या ये एंगल इस ट्रायंगल छोटे वाले में ये एंगल और इस बड़े वाले में ये एंगल, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, क्या ये दोनों सेम है? हाँ भाई सेम है, ये पैरेलल चलेगी तो सेम होगा। ये जो एंगल है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ओनली एंगल इक्वल हो, तो वो सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। ओके, केवल एंगल इक्वल है, क्या इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है? देखो इसकी साइड, जो बड़े वाले की साइड है वो AC है, छोटे वाले की कोरस्पॉन्डिंग AC डैश है, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है। एंगल इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है। दिस साइड नॉट इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड नॉट इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड नॉट इक्वल टू दिस साइड। ओनली कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होंगे देन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। अगर हमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं, अगर उनके संगत कोण बराबर हो, केवल संगत कोण बराबर हैं, तो वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ऐसे 2 त्रिभुज दे दिए बच्चों, एक ये है और एक ये है, ये 2 त्रिभुज है, ये ABC है और ये A डैश B डैश C डैश है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखें तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल लग रहा है, ये इसके इक्वल लग रहा है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग साइड देखें तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अगर हमारे पास टू ट्रायंगल्स गिवन है और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड दोनों अगर इक्वल हों, दोनों इक्वल हों,
देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम कहलाते हैं। तो समरूप कब होंगे, सर्वांगसम कब होंगे, ये आपको पता चल गया होगा। अगर दो त्रिभुज हमें दिए हैं, केवल उनके कोण अगर संगत कोण बराबर है तो वो समरूप होंगे, और संगत कोण और संगत अगर आर्म भुजा बराबर है तो वो सर्वांगसम है। तो जो सर्वांगसम जो होंगे वो समरूप भी होंगे, लेकिन जो समरूप होंगे वो सर्वांगसम होंगे ये नहीं होगा। ठीक है, सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं क्योंकि समरूप में केवल कोण बराबर होने चाहिए, भुजा की जरूरत नहीं है। तो सर्वांगसम में तो कोण भी बराबर होते हैं और भुजा भी बराबर होती है। तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये सबको पता हो गया होगा। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ पर हम देखें तो हमें पता चल गया कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, दोनों त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी, उनका गुणधर्म क्या होता है, उनका गुणधर्म ये होता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जहाँ भी आपको दो त्रिभुज समरूप मिले तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। सर्वांगसम होगा तो भुजाओं का अनुपात 1:1:1:1 आएगा। ठीक है, समरूप होगा तो भुजाएं देखो बराबर नहीं है तो अनुपात है वो बराबर आएगा, लेकिन 1:1:1 नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये दो त्रिभुज अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं देखो, बड़े वाले की भुजा क्या है बच्चों, AC है, अनुपात इसके संगत है छोटे वाले की भुजा क्या होगी, AC' बराबर। सारी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दूसरी ले लो, पहले हमने ऊपर अंश के अंदर बड़े वाले के लिए, तो ये अगर भुजा लेंगे तो बड़े वाले के लेंगे AB/AB', दैट इक्वल टू तीसरी भुजा क्या है, BC/BC। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है समरूप त्रिभुज के लिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने डायग्राम में। ये सबको कॉन्सेप्ट आता होगा, ठीक है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, इसको मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, ये दोनों सिमिलर है। ओके, सिंस एंगल आर सिमिलर, सिमिलर बोले तो समरूप है। चूंकि कोण ये त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'BC क्या है, समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का, यहाँ पर देखो इन दो त्रिभुजों को देखो, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण है इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, संगत कोण बराबर है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है। तो ये समरूप है, कोण बराबर है। भुजा बराबर नहीं है, बराबर थोड़े लग रहे हैं दोनों त्रिभुज, लेकिन संगत कोण बराबर है। ठीक है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देखिए क्या आएगा। पहले इसकी ले लेते हैं AB अपॉन इस त्रिभुज की भुजा AB ली है, इसके संगत इस वाले की भुजा क्या होगी, A'/B' डिवाइडेड बाई A'/B'। और मैंने आपको पिछले डेरिवेशन में भी बताया था बच्चों कि जब भी हम डेरिवेशन करेंगे रे डायग्राम से तो हमें ट्रायंगल ही मिलने वाले, सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करनी है। तो उनमें हमें केवल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये जो भुजा है यही काम में लेनी है। ठीक है ना। तो हमें केवल अनुपात लेना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर 3 आर्म होगी, 3 साइड होंगी, लेकिन हमें तीनों साइड का रेशियो लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का लेना है। तो वर्टिकल का तो हमने ले लिया, हॉरिजॉन्टल क्या है, पहले ये साइड ली है तो इसकी क्या है, CB है, इसकी ये साइड क्या है, CB बड़े वाले की डिवाइडेड बाई इसके कोरस्पॉन्डिंग छोटे वाले की क्या है, B'/C है, B'/C है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए सिमिलरली इसी प्रकार इन दो ट्रायंगल की बात करें, ये और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है,
और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या समरूप है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलरली सिंस ट्रायंगल MNF and triangle ABF are similar, ये दोनों भी सिमिलर हैं। चूंकि कोण MNF ये और ABF ये दोनों भी क्या समरूप है। हिंदी मीडियम वाले से क्या लिखेंगे, समरूप है। समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो पहले इसकी भुजा ले लेते हैं, MN डिवाइडेड बाई इसके संगत छोटे वाले की क्या है, ABD है, दैट इक्वल टू, अब आपको वर्टिकल हमने ले ली, अब हॉरिजॉन्टल लेनी है, NF डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, FAB। ये आगे हमारे पास इक्वेशन सेकंड नहीं लिखेंगे, एक बार इतना लिखो, ठीक है बच्चों। अब देखो सिंस क्या AB इक्वल टू, क्या MN इक्वल टू, क्या मैं AB लिख सकता हूँ। डायग्राम से देख के बताइए बच्चों, ये लाइन पैरेलल जा रही है, तो क्या AB इक्वल टू MN होगा। ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया, आयत आ गया, तो ये आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, AB बराबर MN हम लिख सकते हैं। इसलिए MN की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, AB। हेंस AB अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, ABD, AB अपॉन ABD इक्वल टू NF अपॉन FAB। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों के लेफ्ट साइड में AB अपॉन ABD ही है, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, दोनों इक्वल ही होगी। कंपेयरिंग समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो बच्चों तुलना, ये दोनों इक्वल है, तो हमारे पास CB अपॉन BC इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास आ गया NF अपॉन FAB आ गया बच्चों। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। इधर से ये मिटा दिया और इधर से ये मिटा दिया, इसका काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे हमने पिछले वाले डेरिवेशन में कंडीशन अप्लाई की थी, यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी है बच्चों, ठीक है। क्या कंडीशन होगी, देखिए, इफ अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, या कॉनकेव मिरर ले सकते हो, यहाँ कॉनकेव मिरर काम में लिया तो स्फेरिकल, इफ अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज वेरी स्मॉल, ओके। यदि गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि गोलीय दर्पण का द्वारक क्या हो बच्चों, बहुत छोटा हो। अगर द्वारक छोटा होगा तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि द्वारक अगर छोटा होगा तो क्या होगा, ये जो मान लो पॉलिश हमने केवल इतने भाग पर की है, तो ये जो किरणें हैं वो ऐसे डालनी पड़ेगी यहाँ पर, फिर M से N पर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इक्वेशन 3 में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो NF है, NF हमारे पास डिस्टेंस है वो P से F के बीच में है, स्मॉल f, N से F के बीच में नहीं है।
इतना गैप है, पी और एन है वो एक ही पॉइंट पर नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन अप्लाई कर दें तो वेरी स्मॉल, देन क्या हो जाएगा बच्चों, देन पॉइंट P and N are points P and N are coincidence। ओके, पॉइंट P और N कोइंसिडेंस होंगे, तो P और N अगर एक ही जगह आ गए तो NF को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, NF को हम लिख सकते हैं PF लिख सकते हैं। N और P अगर सेम पॉइंट पर आ जाएंगे, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अगर अपर्चर कम लेंगे तो ये दोनों पॉइंट पास कैसे आ जाते हैं। NF, क्योंकि इस इक्वेशन में NF मिला है और NF नहीं है, हमारे पास PF है, इसलिए कंडीशन लगाकर NF इक्वल टू PF लिख दिया। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से आप देखिए क्या मिल जाएगा हमें, NF की जगह पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, CB अपॉन B डैश C दैट इज इक्वल टू PF अपॉन क्या, FA B डैश। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, CB, PF तो हमें पता है कि माइनस F है, क्या CB हमें इस डायग्राम में दिख रहा है कि CB हमारे पास दिया गया है। CB देखो क्या है, ये C रहा, ये B रहा, CB ये इतना है, क्या ये डिस्टेंस हमें दी गई है यहाँ से यहाँ तक, नहीं, सारी जो डिस्टेंस है, सारी दूरियां वो P से हमें दी गई है, ये बीच वाले जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं दी गई। तो हमें रीअरेंज करना है, ये CB है, B डैश C है, F B डैश है, ये सारी अननोन है, अज्ञात है, तो इन अज्ञात दूरियों को हमें ज्ञात दूरियों में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखो CB को हम क्या लिख सकते हैं, CB यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या मैं CB को ऐसे लिख सकता हूँ, PB माइनस PC, PB में से अगर PC घटा दो, इतने में से इतना घटा दो तो ये बच जाएगा। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखेंगे सभी बच्चे, CB को हमने क्या लिख दिया, CB को हमने क्या लिख दिया बच्चों, PB माइनस PB डैश, सॉरी PC, ओके। BC क्या आएगा, PB में से PC घटा देंगे तो BC बच गया, तो इसका काम खत्म हो गया। PB दिया है, PB भी दिया हुआ है, माइनस U है और PC भी दिया है, तो ये अज्ञात जो दूरी थी इसको ज्ञात दूरी में बदल लिया। अब B डैश C पर चलो, ये B डैश है, ये C है, ये B डैश C, ये डिस्टेंस है, ये हमें नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं, PC माइनस PB डैश कर लेते हैं। PC में से PB डैश घटा दोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया PC माइनस PB डैश दैट इज इक्वल टू PF। PF हमें दिया गया है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, PF डिवाइडेड बाई FB डैश। देखो ये F रहा, ये B डैश रहा, FB डैश, ये डिस्टेंस से हमें नहीं दी गई, तो हम PB डैश में से PF घटा दो, PB डैश माइनस PF। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास ये जो समीकरण थी वो सारी ज्ञात राशियों के रूप में बदल गई है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, कार्तीय चिन्ह है परिपाटी से, फ्रॉम द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, फ्रॉम द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सब वैल्यू पुट कर दो। PB क्या है बच्चों, माइनस U है, तो माइनस U, PB की जगह क्या लिख दिया, माइनस U, फिर माइनस का सिंबल है, फिर PC की वैल्यू क्या है, PC क्या है हमारे पास, P से C माइनस R है, माइनस R आ गया, डिवाइडेड बाई अगेन PC है नीचे माइनस R, फिर माइनस PB डैश क्या है बच्चों, PB डैश हमारे पास है, PB डैश माइनस V है,
माइनस वी आ गया, दैट इक्वल टू पी एफ क्या है बच्चों, माइनस एफ है, डिवाइडेड बाई पी बी डी एस क्या है, माइनस वी है, और पी एफ क्या है, माइनस एफ है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब ऊपर पहले माइनस को सिंप्लीफाई कीजिए आप, ये आ गया माइनस यू माइनस माइनस प्लस प्लस आर डिवाइडेड बाई माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस वी प्लस ए एफ। ये समझ में आ गया होगा। इधर से मिटा देते हैं इसको, अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसका वज्र गुणा कर देते हैं। इसको नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर माइनस यू प्लस आर है, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, माइनस वी प्लस ए एफ, एंड डेट इज इक्वल टू माइनस एफ पहले से है, इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस आर प्लस ए वी। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस यू को वी से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u इंटू वी, फिर माइनस यू को f से मल्टीप्लाई करो माइनस यू एफ, फिर r को v से मल्टीप्लाई करो माइनस आर वी, फिर r को f से मल्टीप्लाई किया प्लस आर एफ, माइनस f को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया बच्चों, आर एफ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस से एफ है वी आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप देखो कि आर एफ से आर एफ कैंसिल हो गया, आर एफ इधर जाएगा तो माइनस का होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया होगा। तो लिख लिया हमने वी यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी दैट इज इक्वल टू माइनस ए एफ वी। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं बच्चों कि R बराबर 2F होता है। इस इक्वेशन में हमारे पास जो दर्पण सूत्र आता है, मिरर फॉर्मूला है, उसके अंदर U, V और F ही आना चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास R आ रहा है तो R को हटाना पड़ेगा। R बराबर होता है 2F जो हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, UV माइनस UF माइनस R की जगह क्या लिख दिया, 2FV आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस ए FV। 2FV को इधर भेज दो, UV और U इसको भी इधर भेज दो, इसको इधर भेजा तो ये प्लस का हो गया UF, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस का क्या गया 2FV, और इधर पहले से क्या है माइनस से FV है, तो ये हमारे पास आ गया UV बराबर UF, ये इसमें से एक घट गया तो प्लस का क्या बच गया FV आ गया। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन है आ गई। तो मिरर फॉर्मूला ये नहीं है, मिरर फॉर्मूला अपना रेसिप्रोकल के टर्म में आया था, व्युत्क्रम के पदों में आया था। अब आप हमारे पास यहाँ पर 3 पद हैं, 3 टर्म है, और 3 टर्म में से सभी में 2-2 क्वांटिटी है, एक एक मिसिंग है। जैसे इसमें F मिसिंग है, इसमें V मिसिंग है, इसमें U, तो बोथ साइड हम U V F से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में U V F का भाग देने पर ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों में U V F का भाग दे दो। डिवाइडिंग U V F है बोथ साइड ऑफ अबो इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इधर अपना पहले से U V है, इसमें डिवाइड कर दिया U V F का, दैट इक्वल टू इधर क्या है अपने पास U F है। ठीक है, इन दोनों में एक साथ भी डिवाइड कर सकते हो या इन दोनों पदों में अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो, अलग अलग कर देते हैं। U V F प्लस F V माइनस U V F। अब देखो U से U कैंसिल आउट हो गया, V से V, U से U, F से F, F से F, V से V, तो हमारे पास यहाँ आ गया एक 1/F 1/V प्लस 1/U। ये आपका दर्पण सूत्र आ गया, इसका व्यंजक प्राप्त हो गया।
ठीक है बच्चों, उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये दर्पण सूत्र निकालना बहुत आसान है बच्चों, बस आपको पहले रे डायग्राम बनाना है, फिर इसमें हमें दो जोड़े मिलेंगे समरूप त्रिभुजों के, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेना है। भुजाएं हैं वो केवल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भुजाओं का ही अनुपात लेना है। उसके बाद में एक कंडीशन लगानी है कि अपर्चर वेरी स्मॉल होगा, द्वारक अगर छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको बस अज्ञात जो राशियां थी उनको ज्ञात राशियों में चेंज करना है और वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।